नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्यारा हिसार। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो है INLD की ISO प्रधान भाई साहिल दीप कसवा जी। और मिलके उनसे जानेंगे एक सोशल मीडिया के अंदर एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है। ना ही तो कोई इलेक्शन है और ना ही कोई अभी कोई बड़ा ऐसे कोई मतलब राजनीतिक कोई कार्यकारिणी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी रैली का जो आयोजन है वो रोहतक के अंदर कर रहे हैं अभय चौटाला जी। तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है कि जो टारगेट किया जा रहा है उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा कि ना ही तो मतलब इनका रोहतक मतलब कोई गढ़ है, ना ही कोई चीज़ है, लेकिन ये है तो करनाल से, लेकिन ये रैली यहाँ क्यों कर रहे हैं। तो पलट के जो जवाब आया था वो अभय जी ने किया था कि रोहतक उनका कोई ठेकेदार थोड़ी है, वो कोई रोहतक के। तो उनसे एक बड़ा एक ये मुद्दा निकल के आ रहा है। क्या ये चीज़ें निकल के आएंगी, क्या हो रहा है, सारी बात खुल के हम करेंगे। उनका क्या स्पष्टीकरण है, हमारे साथ जुड़े हैं। सर नमस्कार। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार और आपके माध्यम से सभी प्यारा हिसार देखने वाले दर्शकों को मेरा बहुत बहुत राम राम। सर, एक बड़ा मुद्दा जो निकल के आ रहा है, ना ही तो कोई अभी कोई मतलब इलेक्शन है, एक बड़ी रैली का जो आयोजन है वो कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? और सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी जो एक सोशल मीडिया पे चल रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इनकी, तो उसके बारे में एक बार थोड़ा सा खुल के हमें बताएं सर। देखिए जी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अड़पड़ा चुके हैं हुड्डा साहब। और मैं बड़ा इस चीज़ के अंदर एक तो मैं मखौरिया मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हुड्डा साहब तो बार बार ये कह रहे हैं ना कि रोहतक मेरा गढ़ है। तो मैं हुड्डा साहब को बताना चाहता हूँ, तो गढ़ तो और किले तो पुराने राज्य महाराजाओं के शासन के अंदर होते थे। आज के दिन किला और गढ़ किसी का होता है तो वो जनता का होता है। आज अगर हम रोहतक की बात करते हैं तो रोहतक तो हमेशा से ही जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि रही है। और रोहतक तो इतना बढ़िया जिला रहे है हमेशा से, जिसने चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने जो चौधरी देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी जब 5 बार मुख्यमंत्री बने, वो हरियाणा प्रदेश के, हमेशा वो मैम से चुनाव लड़ते आए थे। तो रोहतक हमेशा से लोह पुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की और जननायक चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि है। दूसरी बात जो ये बार बार कह रहे हैं रोहतक क्यों आ रहे हो, रोहतक क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो हुड्डा साहब एक बात कहते हैं कि मेरे दादाजी हिंदुस्तान की संविधान सभा में थे, तो संविधान सभा के अंदर कोई पटा लिखा लिया था कि इन्होंने कि रोहतक में तो भाई हम ही रहेंगे और कोई आ नहीं सकता, तुम सिरसा रैली करो। हुड्डा साहब सिरसा जाके जिस समय बाई इलेक्शन था 2021 में इलाहाबाद का, गोपाल कांडा के लिए वोट मांग के आए थे कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए, और लाखों करोड़ रुपए वहां उस टाइम फूंके गए थे। तो तुम वहां क्या करने गए थे भाई? तो कभी भी जो गढ़ होता है, जो किला होता है, वो जनता का होता है। हमारी कर्म भूमि रोहतक हमेशा से रही है और जनता ने हमें बुलाया था, जनता का आदेश था। और वहां आप आके देखना, मैं आपको न्योता देता हूँ, लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे जो चौधरी अभय चौटाला जी का हौसला अफजाई करने के लिए वहां आने वाले हैं। कहीं ना कहीं मतलब ये हम लोग कह सकते हैं कि गढ़ जो होता है वो किसी का नहीं होता, जनता का होता है। जनता किसी भी टाइम किसी को भी गिरा सकती है और किसी को भी बना सकती है। ये एक बड़ा मतलब इससे संदेश मिलता है हमें सर। हाँ बिल्कुल जी, ये बिल्कुल वास्तविकता है इस चीज़ का। हरियाणा प्रदेश की जनता तो देखो इतनी समझदार रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो हमेशा इन लोगों को मौका देने का काम किया। अब ये देखो कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इतना आशीर्वाद दिया, 10 साल तक हरियाणा का मुख्यमंत्री रखा। उसके बाद में हरियाणा प्रदेश की और खास तौर पर रोहतक की जनता को मिलता क्या है? सिर्फ विश्वासघात, धोखाधड़ी और पीठ में छुरी। आज जो ये 2024 का इलेक्शन हुआ था, या तो जननायक चौधरी देवीलाल जी की 1987 के अंदर हवा थी, जिस समय 85 सीट 90 के अंदर से आई थी, और उससे फालतू हवा अब की बार कांग्रेस पार्टी की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं तो एक बात कहता हूँ, एक धृतराष्ट्र की, एक मीर जफर की, एक जयचंद की भूमिका निभा के बीजेपी सरकार की ए टीम बन के भाजपा को तीसरी बार सत्ता मिलाने का काम किया। वरना लोगों ने मन बना लिया था बीजेपी को यमुना पार करने का। सर, सुनने में आया है कि नेता संपत सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। ये सर एक नया मोड़ एक निकल के आया इस रैली के अंदर। नहीं, ये कोई नया मोड़ वाली बात ही नहीं है। प्रोफेसर संपत सिंह तो हमारे बहुत आदरणीय है। जी सर। आप ये चीज देखो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो 1991 के अंदर एक सूत आई थी, 3 चुनाव हारने के बाद लगातार रोहतक से 3 बार चुनाव हारे थे हुड्डा साहब, और 91 में जाके जीते थे। प्रोफेसर संपत सिंह जी तो वो आदमी हैं जो 1982 के अंदर विधायक बन गए थे। और आपको एक बात बताता हूँ मैं, उस समय एक मुख्यमंत्री ने जननायक चौधरी देवीलाल जी को खाने का न्योता दे दिया। जी सर। कि आप है ना, आपका खाना है मेरे पास। जी सर। तो चौधरी देवीलाल चल गए, और चौधरी देवीलाल यूं बोले कि मेरे साथ मेरा गृह मंत्री आएगा हरियाणा प्रदेश का। जी सर। बोला ठीक है। तो संपत्ति साथ चल गए। जी सर। तो वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, और चौधरी साहब को बोला वो आपका गृह मंत्री जी नहीं आई अब तक। बोले लड़का तेरे बराबर बैठे है ना, ये हमारा गृह मंत्री है। अच्छा। इतनी छोटी उम्र का गृह मंत्री? बोला बिल्कुल। तो चौधरी देवीलाल तो वो आदमी थे
प्रोफेसर संपत सिंह जी गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, ठीक है। तो चौधरी देवीलाल तो उनके सब कुछ है, उनका तो घर है, उनका तो परिवार है, वो बिल्कुल आएंगे, निश्चित तौर पे आएंगे, राजनीति से ऊपर उठ के वो आएंगे। जी सर, यानी कि कहीं ना कहीं आपका ये मानना है जो संपत सिंह जो मतलब इस रैली के अंदर होंगे तो वो एक अपने भाईचारे के रूप में मतलब आएंगे, यही चीज़ आप कहना चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल, संपत सिंह जी का परिवार है। जी सर। देखिए राजनीतिक तौर के ऊपर हमेशा आपको पता है कि इंसान के रास्ते कई बार अलग अलग हो जाते हैं। जी जी। कई बार जब गांव में बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ आने के बाद इंसान को ऊपर वाले टिल्ले के ऊपर जाके अपना 15-20 दिन रहना पड़े। जी जी। कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, ऊपर जाके वो रहते हैं, और जिस समय बाढ़ पानी निकल जाता है वो अपना घर वापसी कर लेते हैं। तो संपत जी का घर है। अभी तो वो अपने सर्वमान्य नेता जननायक चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवार है, वो कभी भी आए हमारे, वो सर्वमान्य नेता है, उनका वैसे ही सत्कार है जी। एक सर बड़ा एक और इसमें निकल के नाम आ रहा है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ सर, तो वो भी इस रैली के अंदर सर आ रहे हैं, ये एक सर। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमारे बड़े आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हो गए, जी सर, या प्रोफेसर संपत सिंह जी हो गए, जी सर, इनकी अकेलों की बात नहीं है। जननायक चौधरी देवीलाल तो एक इंसान ना होकर एक विचारधारा थे। जी सर। और आज भी हम लोकसभा देखते हैं तो 550 आज एमपी बैठे हैं, आज भी 550 में से कम 30-40 एमपी तो वो हैं जो जननायक चौधरी देवीलाल की एक स्कूल से, एक पाठशाला से पढ़ के निकले और वहीं से वो कामयाब हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी उनमें एक है। दूसरी बात है, जगदीप धनखड़ जी तो मैं ये मानता हूँ कि आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे काबिल, सबसे ईमानदार, निष्पक्ष बात करने वाले उपराष्ट्रपति थे। लेकिन आपको पता है कि तानाशाह के दरबार के अंदर कभी ईमानदार आदमी टिक नहीं सकता, तो तानाशाह ने इनको मजबूर होकर इनको इस्तीफा देने में मजबूर कर दिया। उसके बाद में एक सच्चाई आती है, मैं आपको एक बड़ी बात कहता हूँ जी सर, जो ये हुड्डा साहब बार बार चौधरी अभय चौटाला जी को एक बी टीम करके बदनाम करने की बात कर रहे थे ना, तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डायरेक्ट दुश्मनी लेके पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक शेर निकल के आता है जिनका नाम है चौधरी अभय चौटाला जी, और उनकी कोठी खाली करवाने के बाद अपने फार्म हाउस के ऊपर उनको जगह देता है, बोला आप हमारे आदरणीय हो, आप हमारे बड़े हो, आप यहाँ पे रहो। तो ये एक तरह का हम देखा जाए ना तो डायरेक्ट दुश्मनी है बीजेपी सरकार के साथ। नरेंद्र मोदी की बात करें चाहे और करें, तो सिर्फ जगदीप धनखड़ जी नहीं जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मानने वाला कोई भी शख्सियत है, कोई भी इंसान है, वो वहां पे आएगा और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। जी सर, यानी कि कहीं न कहीं आप निकल के ये आप मतलब कहना चाह रहे हो कि मतलब एक जो डायरेक्ट दुश्मनी है सरकार से, अभय सिंह चौटाला के पुत्र श्री अर्जुन सिंह चौटाला ने भी संसद में ये कहा था कि एक अगर भूमिका, अगर विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभाना अगर कोई कर रहा है तो वो भी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। सर एक बड़ी एक और निकल के आ रहा है कि इसके अंदर इनेलो और जेजेपी में कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लेकर विवाद बना हुआ है, तो ये सर क्या इसके अंदर? देखिए लोग तो जजपा वालों के ऊपर बड़े चिढ़ते हैं जी सर, और मैं तो गांवों के अंदर जाता हूँ और लोग बड़ी बड़ी बुराई करते हैं मेरे सामने, बोला जजपा वालों ने ये कर दिया वो कर दिया, तो मैं हंसने लगता हूँ और मैं कहता हूँ बोले भाई हम एक सनातन संस्कृति से आते हैं और हमारी सनातन संस्कृति में कभी भी मरे हुए इंसान का नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। और आज जननायक जनता पार्टी मर चुकी है और एक मरी हुई पार्टी का नाम लेके उपहास करना तो मैं मानता हूँ एक निंदनीय कार्य है। उसके बाद भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जननायक जनता पार्टी के 90% जो कार्यकर्ता थे वो अपने परिवार में इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी कर चुके हैं। जो 10% लोग बचे हैं वो अपने रैली के अंदर वापसी करेंगे। इनके राशन कार्ड में जितनी फोटो होगी ना अगर वो इनकी पार्टी में रह जाए तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं। मतलब ये एक बड़ा एक मतलब खुलासा आप कर रहे हैं, ये जनता कर रही है जी। हमने आज तक हमारे ऊपर कोई खुलासा नहीं कराया, हमने वही खुलासा कराया जो जनता ने हमें आदेश दिया, हमें वो चीज करी है। देखिए ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो कुछ एक मंचलों का एक गिरोह है जिन्होंने मन बना लिया था कि हरियाणा प्रदेश के छात्रों को, युवाओं को, जनता को, किसानों को, कमेरों को, मजदूरों को, दलितों को, वंचितों को कैसे लूट के खाया जाए, उसमें ये कामयाब भी रहे। और इनका नाम लेना तो एक मैं कहता हूँ एक आपकी समय मुझे लगता है मेरे से ज्यादा कीमती, आप एक ईमानदार पत्रकार हो, ठीक है, एक समय की बर्बादी की सिवा और कुछ भी नहीं है। इनका नाम टेक क्या हुआ है मैंने, चिंटू कैंडी। ये चिंटू गैंग है, लॉलीपॉप गैंग है, प्यारे प्यारे बच्चे ठीक है घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। एक सर ये लाडो लक्ष्मी जो योजना है सर, तो इसकी ये मतलब कह रहे हैं कि इसके अंदर जो बीजेपी ने ये जो शुरू की है तो इसके अंदर सर जो गरीब, जो कमेरा जो वर्ग है, जो दलित जो लोग हैं, उनको जो इसके अंदर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की सर मतलब गुंजाइश की बताई जा रही है, तो उसके अंदर सर क्या अपना स्पष्टीकरण है?
ये सरकार तो हमेशा से एक दलित विरोधी सरकार रही है, किसान विरोधी सरकार रही है। और लाडो लक्ष्मी योजना के लिए तो उन्होंने, जिस समय नायब सिंह सैनी जी आज से 1.5 साल पहले 6 महीने के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ये किया था कि 1 महीने बाद मैं चालू कर दूंगा। 2024 में दोबारा इनकी सरकार बनी, ये बोले 10 दिन में चालू हो जाएगी। आज इन बातों को 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। दूसरी बात है, इन्होंने जो इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई है कि आपको तो फेस आईडी लगानी पड़ेगी, आपको तो ये कागज लाने पड़ेंगे, आपको तो वो करना पड़ेगा, तो ये इसी प्रकार की है कि लोगों को गुमराह करने के लिए, जिस प्रकार से 75% रोजगार का इन्होंने कहा था ना कि हमने लागू कर दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। तो कागजों के अंदर बीजेपी सरकार ने बड़े ऐसे योजनाएं लागू करी है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर आज भी कोई भी योजना लागू नहीं हुई। चाहे हम बात करें, इन्होंने कहा था कि हम IIT खोलेंगे, खरखोदा IIM खोलेंगे, उसके बाद में इन्होंने कहा था कि 2 लाख रोजगार हम देंगे, हर शहर के अंदर 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, और उसके बाद में 5 लाख युवाओं के लिए हम रोजगार के ऐसे आयाम स्थापित करेंगे ताकि वो और हो चुके। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज सरकारी आंकड़ा अगर आप देखो तो 40% बेरोजगारी है, और आने वाले 6 महीने के अंदर 70% से बढ़ेगी। इनकी आज तक कोई योजना लागू नहीं हुई। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, 2,85,000 करोड़ का कर्ज हरियाणा प्रदेश पे किस बात का है, ये योजना भी लागू नहीं होगी निश्चित तौर पे, आपको कहता हूँ मैं। जी, यानी कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि ये जो सरकार है, ये जो मतलब कागजों के अंदर मतलब ये अपने काम दिखा रही है, एक ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो इस सरकार के अंदर नहीं हो रहे हैं। घर का एक आदमी, घर का एक सदस्य केवल कागजों पर लगा हुआ है कि अब ये कागज लेके आओ, अब वो कागज लेके आओ, अब ये कागज लेके आओ। तो ये इन सर का कहना है। एक सर बीजेपी ने चुनाव के समय सभी लोगों को राशन कार्ड बना दिए, और अब लगभग 80% लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए। 87% का आंकड़ा हो चुके हैं। 80% बड़ा पुरानी बात होगी, आज से 2 महीने पुराना आंकड़ा था। आज का आंकड़ा देखो, अब 87% आंकड़े, मतलब 7% और बढ़ गए, 7% और बढ़ चुके हैं। इस सरकार की जो दमनकारी पतनकारी नीति है, वो यही नीति है कि किस प्रकार से किसान है, कमेर है, मजदूर है, दलित है, वो खत्म हो, और उसके अंदर ये कामयाबी हुई है। और कहीं भी जब कोई इंसान अपनी आवाज उठाता है, अपनी बात करता है, उसके ऊपर देशद्रोह लगा देते हैं, जेलों का उसको मुंह देखना पड़ता है, सालों साल वो जेलों के अंदर रहते हैं। आप ये चीज देखो कि आज हरियाणा प्रदेश कोई प्रदेश ना होके एक आंदोलन का हरियाणा प्रदेश बढ़ चुका है। आज हर शहर के अंदर आपको कम से कम 10-10, 15-15 जगह लोग आंदोलन के ऊपर बैठे मिलेंगे। इस हार के दूरदर्शन के अंदर में धरने के ऊपर बैठे लोगों को 4 साल हो चुके हैं। बरवाड़ा के अंदर वो धरने के ऊपर 3 साल से बैठे, 3 साल बाद छोटा मोटा उनका समाधान करा, आज भी समाधान नहीं हो पाया। छात्रों को बैठे आज कितने साल हो गए, हर महीने धरने होते हैं, हर महीने कोई ना कोई वो चीज होती है। ये सिर्फ एक धरनों की सरकार है, और ये कोई सरकार ना क्या कि मैं तो लुटेरों का गिरोह कहूंगा, ठीक है, तो इस हरियाणा प्रदेश की जनता को लूट के खा रही है। तो आज हमें ना तो सरकार की जरूरत और ना हमें विपक्ष की जरूरत, आज हमें एक विकल्प की जरूरत है। तो विकल्प के तौर के ऊपर जनता देख रही है, तो मात्र चौधरी अभय चौटाला जी को देख। जी सर, तो यानी आने वाला समय हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं बेहतरीन अभय सिंह चौटाला का हो सकता है। निश्चित तौर पे हो सकता है जी कि जनता को देखना है, जनता को करना है। जनता ने हमेशा हमें आशीर्वाद देने का काम किया, और अब की बार जो लो एक आंधी, एक तूफान, एक लहर जो जागी है, उसके बाद मैं निश्चित तौर के ऊपर ये चीज कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमें कोई जीत की लड़ाई ना होगी, कि लीड की लड़ाई बनेगी। और जिंदा कुंबे जो आप बार आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि इलेक्शन का टाइम बहुत पड़े है, तो जिंदा कुंबे कभी भी 5 साल इलेक्शन का इंतजार नहीं करती। ठीक है, ये जनता को देखना कब चुनाव करवाना है, कब करवाना है। हम तो 5 साल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, कल चुनाव कराओ, हम तैयार इस चीज के लिए। वाह जी वाह, बहुत अच्छा किया। एक सर मतलब लोगों को जो ये सरकार है वो एक राम राज्य के नाम से हम लोग कह सकते हैं कि अब एक सनातन धर्म की आड़ के अंदर लोगों को गुमराह किया जाता है, उसकी आड़ के अंदर गुंडागर्दी होती है, एक उसके नाम पर लोगों को बौखलाया जाता है कि राम के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। तो उसके अंदर कहाँ तक आपका स्पष्टीकरण है? राम है क्या? जी सर, एक बड़ा सवाल मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ का जनता जवाब दे आपके चैनल पे कमेंट करके। जी सर, आज हम भगवान श्री राम की अगर जीवन देखते हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम, तो सबसे पहली बात तो एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से जय श्री राम बोलते हैं ना, इसमें गुस्सा एक विक्षोभ है। और प्रभु श्री राम का आप जीवन अगर उठा के देखो, आप अगर उनकी रामायण पढ़ो तो उनके जीवन में गुस्सा है ही नहीं। भगवान राम तो वो इंसान थे जिन्होंने पूरे अपने जीवन में वंचितों के लिए, वनवासियों के लिए काम करया, उनकी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया जो वंचित थे, ना कि उन्होंने बाली का साथ दिया। उन्होंने माता शबरी के जूठे बेर खाए। राम वो इंसान है कि राम को कल 16 साल की उम्र में राजा बनाया जा रहा है, राम को इस चीज की खुशी नहीं है, और अगले दिन पता लगता है कि तेरे को वनवास पे जाना पड़ रहा है, उसको इस चीज का दुख नहीं है। राम एक संयम है।
एक पुरानी कहावत है, बोला त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए और राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। ठीक है, अपने राम के नाम के ऊपर ये एक अच्छी राजनीति जरूर कर रही है, लेकिन शायद राम को ये समझते नहीं है। जी जी। मेवात के अंदर जो दंगा हुआ, मेवात के अंदर पिछले 30 सालों से कलश यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अब की बार इन लोगों ने एक हिंदू मुसलमान का दंगा करवाने का काम किया। ठीक है, हमेशा से वो मुसलमान साथी हमारे साथ कलश यात्रा में शामिल होते हैं, हम उनके साथ रोजे रखते हैं। तो आज सर चौधरी छोटूराम जी ने एक बात कही थी अपने एक किताब के अंदर कि धर्म को मंदिरों में, मस्जिदों में और गुरुद्वारों में रहने दो। जी जी। ठीक है, सदन के अंदर और राजनीति के अंदर लड़ाई होनी चाहिए तो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, रोजगार के ऊपर, भूखमरी के ऊपर। तो आज हमारी इस चीज की लड़ाई है। आज जनता बड़ी समझदार हो चुकी है, और कभी भी कोई भी आदमी अगर आपको ये बात कहता है कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो उसकी आंख में आंख डाल के एक सवाल पूछना कि ना तो हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, अरे मूर्ख धर्म का चश्मा उतार कर देख, पता चलेगा हिंदुस्तान खतरे में। वाह जी। एक सर जो आज के दौर में हम लोग देखें तो हर चीज़ मतलब महंगाई हो गई है। ठीक है, एक आम जनता के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। तो इस सरकार ने पहले 18% जीएसटी का जो नारा दिया था, एक जो लोगों को संदेश दिया था, अभी वही 18% जीएसटी करके 5% जीएसटी के फायदे बता रहे हैं। तो इसके अंदर सर कितना क्या रोल मानते हैं सरकार का? क्या ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है? इसका बोझ एक आम जनता के ऊपर जेब से खर्च पड़ता है, उसके बारे में सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सरकार की हमेशा से आदत रही है, तेल का भाव 10 रुपये बढ़ा देंगे जी सर, और अगले दिन 3 रुपये कम करके ऐसे कह देंगे हमारी सरकार ने 3 रुपये कम करा। जी सर। ठीक है, वही काम इस सरकार ने ये करे हैं। आप ये देखो, चौटाला सरकार ने अपने टाइम के अंदर कर्जों की माफ़ी करने का काम करा था, टैक्स को ख़त्म करने का काम करा था, और चौटाला सरकार अपने राज्य के अंदर वैट लेके आई थी, जिस वैट के अंदर हद मार के 1% या 2% लगता था, और उसके अंदर जो डायरेक्ट फायदा होता था वो सरकार के भी फायदा होता था, सबसे ज़्यादा फायदा होता था आम जनता के, दलितों के, किसानों के, कमेरों के। लेकिन इस सरकार ने तो ये मन ही बना रखे इस चीज़ का, किस प्रकार से हम लूट के खाएं, अरे लूट के खा भी रहे हैं। आज आप ये मान करके चलो कि ये जो 18% जीएसटी आज हमारे ऊपर लग रही है ना, इसके कारण लाखों करोड़ रुपए सरकारी खजाने के अंदर जमा हो रहे हैं। उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए ये हर साल अपना कर्जा ले रहे हैं। उसके बाद भी बेरोजगारी के अंदर, भ्रष्टाचार के अंदर, भुखमरी के अंदर, महिलाओं छात्रों के ऊपर अत्याचार के ऊपर, आत्महत्या के अंदर प्रदेश नंबर 1 के ऊपर जा चुके हैं। तो ये क्या फायदा गिनवा रही है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। इस सरकार की मैं चैलेंज करता हूँ, इस सरकार का कोई भी आदमी हो वो मेरे सामने 2 मिनट के अंदर बैठ जाए। ऐसा शिक्षा मंत्री इन लोगों ने बना रखे है जो शिक्षा मंत्री लिख नहीं सकता। ऐसा कृषि मंत्री इन्होंने बना रखे है जिसने कदे खेती जिंदगी में करके गुण देखी। ठीक है, तो ये तो मूर्खों का गिरोह है। ठीक है, ये तो एक धर्म के नाम पे लूटने वाले लोग थे। क्या ये जीएसटी है भाई, नाश कर दिया देश का, और आगे भी नाश करने लग रहे हैं। मेरे को तो इस बात का डर है कि जिस प्रकार से टैक्स बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से डेली नए कार्ड निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से डेली किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं। 24 फसलों का इन्होंने वादा करा था कि 24 फसलों के ऊपर आपको MSP देने का काम करेंगे, 3 फसलों के ऊपर मिले हो तो आपके साथ हमको बताओ इस चीज़ के अंदर। तो ये तो लूट के खा के, मुझे घबराहट है इस चीज़ की कि अगर ऐसा ही 3-4 साल ये सरकार और चलती रही ना, तो हमेशा के लिए हरियाणा प्रदेश इतना कर्जे में ना डूब जाए कि क्या पता उसको उभार भी ना पाए कभी। जी सर, आत्महत्या से सर लेकर निकल के सामने आया हमारे साथ एक बड़ा पिछला बहुत चर्चित मामला था आत्महत्या को लेकर, जो मनीषा कांड जो हुआ था सर। इसके अंदर जो जिन्होंने हत्या की थी या नहीं की थी उसके अंदर कुछ आया नहीं, तो वहाँ भी उस बात को बिल्कुल दबा दिया गया, मतलब उठाया नहीं गया। उसके बारे में सर एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण। देखिए, हमने 2011 के अंदर निर्भया कांड के बारे में सुना था, जिसने पूरी हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया था। और मैं ये मानता हूँ जो मनीषा का हत्याकांड हुआ था वो निर्भया हत्याकांड से भी 2 गुना बड़ा था। ठीक है, उसके बाद में पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जो भिवानी के डॉक्टरों ने करी थी जी। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये चीज कहते हैं बोले इसकी तो मर्डर किया गया है, इसको तो मारा गया है। ठीक है, उसके बाद में दोबारा रोहतक पीजीआई से डॉक्टरों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर कहते हैं इसने तो भाई आत्महत्या करी है। तो पहली बात तो फिर बाद में कहते हैं बोला जानवरों ने इसका मुंह नोच लिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जानवर हमेशा इतना समझदार होता है कि जानवर कभी भी अगर किसी इंसान ने जहर पिया हो ना तो उस जहर के वो पास भी नहीं जाता, तो कैसे नोच लिया। इसके बाद में हमने ना तो सरकार पे इल्जाम लगाया था कि सरकार ने इसको मरवा दिया, ना अपने किसी और पे इल्जाम लगवाया था। हमने तो यही मांग करी थी ना कि जो हमारी बहन मनीषा हत्याकांड हुआ है इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो सरकार इसमें घबराई क्यों? सरकार ने डेली नए हथकंडे अपनाई और बाद में जो आप जैसे पत्रकार थे, आप जैसे पत्रकार जो वहाँ अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जेब से खर्चा लगा के वहाँ पे ईमानदार पत्रकारिता करके सच्चाई आप लोग दिखा रहे थे, आप लोगों के लट ठंडे मारे गए।
आप लोगों को जलील किया गया, बेइज्जती करी गई, आप लोगों के ऊपर मुकदमे लगवाए गए, जिसमें हमारे कर्मू पत्रकार ने जेल भी काटी। सौम्या माथुर के ऊपर भी केस हुआ, हिसार में संदीप पखाड़ा के ऊपर भी केस हुआ, और मैं आपको बताऊं 33 पत्रकारों के ऊपर उस टाइम केस हुआ। तो आप लोग किस लिए घबरा रहे हो, मुझे बात समझ नहीं आ रही। मनीषा हत्याकांड के अंदर हमने तो कहा नहीं सरकार कसूरवार है, अब जांच तो करवाओ, अब दिखाओ तो सही। पब्लिक सड़कों के ऊपर आई, पब्लिक, हमने खुद ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएसओ की टीम ने 22 के 22 जिलों के अंदर पुतले फूंके, धरना प्रदर्शन किया, हजारों की संख्या के अंदर हम लोग इकट्ठे हुए, हरियाणा प्रदेश सड़कों के ऊपर आया। इस सरकार की क्या चीज की घबराहट थी जो ये सरकार आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। और उसके बाद में मैं तो इसको हुड्डा सा भी गलती मानता हूँ। हुड्डा साहब ने बाद में इसमें एक तरह का बेचने का काम किया। हुड्डा साहब ने कहा भाई सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, और करवा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई पहली बात तो मैं ज्यादा इन चीजों की गहराई के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने ये जो किया, लोगों ने ये काम कराया, और दूसरा हुड्डा साहब भी जिनको जांच सुंपवा के बहुत खुश हुए, बीजेपी की ए टीम बनी के उन्होंने भूमिका निभाई। आज तक कौन सी भाई ये जांच के अंदर कोई बढ़िया काम हो गया है? जी सर, बहू सा के चोर बजावर चोर बहू का भाई, ठीक है। अगर ये सरकार चाहे, अगर ये सरकार आदेश करे तो मनीषा हत्याकांड हमारी बेटी क्या एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जाने किस प्रकार के लुटेरों का गिरोह आ लिया, और पता नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर में क्या क्या और देखने को मिलेगा। जी सर, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि ऐसे ऐसे बहुत से, ये कांड नहीं, बहुत से कांड इस सरकार ने दबा के रख दिए हैं, उन पर कोई खुलासा नहीं हुआ, दबाने का जो काम है वो उसने किया। तो इसके बारे में भी ये सरकार कुछ को मतलब एक ठोस कदम है वो है जो आप कहते हैं उठाना चाहेंगे। मैं भी ये कहना चाहता हूँ जी, अब वो तो जाई ली बात जी सर, ठीक है, वो तो बहुत इन बात तो बहुत दूरी की बात है। इनसे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इन्हें हमें कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। हम तो जनता से उम्मीद कर सकते हैं, हम तो जनता से ये चीज़ कर सकते हैं। आज जंगल राज है, आज हिटलर शाही है। आज अगर आप इन लोगों के खिलाफ कुछ बोलोगे, आपके ऊपर देशद्रोह लगेगा, आपको जेलों के अंदर कर देंगे। साहिल दीप कसमा जो आपका भाई आपके सामने बैठे है, मेरी हिसार में 19 बार गिरफ्तारी हुई है। जब भी हिसार के अंदर मुख्यमंत्री आया, केंद्रीय मंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, सुबह 7 बजे या 8 बजे घरों से उठा के मेरे को पुलिस वाले लेके 8-8, 9-9 घंटे तक मुझे थाने में चौकिया में बिठाए रखा, मुझे डिटेन कर लिया, और इनके जाने के बाद मुझे वहां से छोड़ दिया गया। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप लोगों को डर किस चीज़ का है? मैं कोई आतंकवादी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? आज हमारे पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 26 बेगुनाह लोग शहीद हुए, उन 4 आतंकवादियों का नाम तो आज तक हमारी सरकार पता नहीं कर पाई। और हम जैसे लोग जो आज एक अच्छी परवरिश हमने देखी है, हमने न्याय की हमेशा आवाज उठाई है, हमने लोगों की हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम जैसे लोगों को तुम गिरफ्तार करके जेलों की चक्कियों के पीछे गिर देते हो। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, लास्ट के अंदर जंगल शाही हिटलर राज है। लेकिन आज तक दुनिया में चाहे रशिया में क्रांति आई हो, जर्मनी में क्रांति आई हो, हिंदुस्तान में क्रांति आई हो, ये क्रांति तभी आई है जब हिटलर शाही अपनी पीक के ऊपर थी। तो आज तुम्हारी हिटलर शाही पीक के ऊपर जा चुकी है। नेपाल को देख लो, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में देखो क्या हुआ, श्रीलंका के अंदर देखो क्या हुआ। तुम्हारी तानाशाही के कारण ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान की आवाम अपनी सड़कों के ऊपर आ जाए जी सर, और बाद में तुम्हारा वही हालत हो जो बाकी लोगों की हुई है। जी सर, मतलब कहीं ना कहीं साहिल दीप सर का कहना है कि जब भी देश के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर अगर मतलब कोई भी रैलियां हुई है, कोई भी बड़ा संगठन हुआ है, कोई बड़े इवेंट हुए हैं जहां सरकार का अहम रोल रहा है, तो इनको एक कस्टडी के अंदर रखा गया है, क्योंकि ये लोग युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, जो बेरोजगार लोग, बच्चे जो आज सड़कों पर धरने पर ऊपर जो बैठे होते हैं, उनके ये मतलब लिए आवाज़ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेवार है क्या? एक सभ्य कमेंट के हिसाब से आप इसमें बताएंगे। और एक सर बड़ा संदेश जो आज का जो था आपका, एक 25 तारीख को एक बड़ी रैली अभय सिंह चौटाला जी करने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन से बड़े नेता आएंगे और क्या सर एक आगाम है उस चीज़ के लिए? सबसे बड़े नेता आएंगे जी, जिनसे बड़ा नेता कोई भी नहीं हो सकता। इस रैली के अंदर चौधरी अभय चौटाला जी खुद आ रही है जी सर, जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जी सर। उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान से जो भी जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को मानने वाला आदमी है, वो इस रैली के अंदर जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी मुख्य अतिथि चौधरी अभय चौटाला जी के साथ है, वो हमारी हरियाणा प्रदेश की लाखों की संख्या में आने वाली वो जनता है जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी मांग के लिए और अपने भावी मुख्यमंत्री को और मजबूत करने के लिए वहाँ पे आएंगे। और साथ में ये मैं 15 साल हो गया आज रैली के अंदर जाते जी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, हम 50 साल से इंडियन नेशनल लोकदल के साथी हैं जी सर। इस परिवार को हम हमारा घर मानते हैं और ये घर हमें हमारा अपना परिवार मानते हैं जी। आज पहली बार मैं एक बात कहता हूँ कि हमें बड़ा उत्साह है, लेकिन उत्साह के साथ साथ हम बहुत भावुक भी हैं जी सर, क्योंकि पहली वो रैली हमें देखने के लिए मिलेगी जहाँ पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे बीच में नहीं होगी, उनकी कुर्सी उस दिन खाली मिलेगी जी जी सर।
तो इसके अंदर एक उत्साह के साथ साथ आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का युवा का और आईएसओ का एक एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी लगा के 10 गुना मजबूती से काम कर रहे हैं और इतनी बढ़िया मैनेजमेंट संभालने का काम करेंगे। और एक आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली वो पार्टी है जो 25 तारीख की रैली के अंदर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात, हमारा रिकॉर्ड हम खुद तोड़ते हैं, हमारा रिकॉर्ड आज तक दुनिया में नरेंद्र मोदी तक नहीं तोड़ पाई। और इसके अंदर कभी भी चाहे डीजीपी हो, एसपी हो, आईजी हो, कोई पुलिस मैनेजमेंट नहीं करती। इसके अंदर मैनेजमेंट इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता करते हैं। लाखों की संख्या के अंदर लोग आने के बाद भी आज तक के इतिहास में इनेलो की कोई रैली के अंदर 1% मिस मैनेजमेंट नहीं हुई, आपको कुछ देखने के लिए गलत नहीं मिला। अब की बार भी हमारे जो आईएसओ कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर मैं खुद भी शामिल हूँ, हम सब वहाँ बड़ी मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। और चौटाला साहब जो आज हम तो नरक के अंदर बैठे हैं, वो स्वर्ग में बैठ के हमें देख रहे हैं। चौटाला साहब ने जो भी अपनी पार्टी के लिए तन मन धन समर्पित किया था, उस एक पौधे को एक वट वृक्ष में बनाने का काम करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से दुनिया की विशालतम रैली बनाने का इसको काम करेंगे, जिसमें लाखों की संख्या के अंदर लोग आके अपने महबूब नेता चौधरी अभय चौटाला जी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जी सर, एक सर बड़ा एक हमारा एक मैसेज है एक रैली के थ्रू। इस रैली के अंदर एक बड़ी रैली जो होने जा रही है, इसके अंदर जो लाखों युवाओं का जो इसके अंदर आगाज रहेगा, लाखों लोगों का मतलब भीड़ इकट्ठी होगी, तो इसके अंदर सर क्या बड़ी सौगात अभय सिंह चौटाला जी करने वाले हैं? एक छोटा सा मैसेज के रिगार्डिंग सर। देखिए, सौगात तो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए इंडियन नेशनल लोकदल 4 साल 5 साल लगातार फील्ड के ऊपर रह के करती है जो भी काम है, लेकिन सौगात तो हमेशा जनता देने का काम करती है। ठीक है, अब की बार आपने 2022 की रैली के अंदर देखा होगा, 23 की रैली के अंदर जो कैथल के अंदर रैली हुई थी, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने बेटे चौधरी अभय चौटाला जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने का काम किया था। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जिस प्रकार मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने मुझे अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी प्रकार मैं मेरे छोटे बेटे अभय को राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरा बनाता हूँ। और आज अभय मेरा बेटा नहीं है, आज अभय पूरा हरियाणा प्रदेश का बेटा है और आप लोगों को मैं सौंप के जाता हूँ। तो आज अभय चौटाला जी उस कुर्सी के ऊपर बैठने का काम करेंगे और सौगात देने का काम करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता देने का काम करेगी, युवा देने का काम करेंगे, छात्र देने का काम करेंगे। जो हमने 10 साल का कुशासन बीजेपी सरकार का देखा, 10 साल का कुशासन हमने इससे कांग्रेस पार्टी का हुड्डा सरकार के अंदर देखा, उसके बाद में हमने सबको देख लिया। आज हमें कोई विपक्ष की जरूरत नहीं है, आज हमें एक विकल्प की जरूरत है और विकल्प के तौर के ऊपर हरियाणा की जनता सौगात देगी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को। और बाद में मैं आपको निश्चित तौर के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं, एक नए आगाज के साथ चौधरी अभय चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे, हरियाणा प्रदेश की जनता सौगात देने का काम करेगी। जी सर, तो देख रहे साथियों, ये थे हमारे साथ साहिलदीप कस्वां जी, जिन्होंने एक जो बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसका स्पष्टीकरण किया और साथ ही में होने वाली 25 तारीख की जो रैली है उसके अंदर क्या बड़े आगाज होंगे उसका खुलासा किया। और आप देख रहे हैं प्यारा हिसार। इस रैली के बारे में और इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या आपकी राय है, एक कमेंट सेक्शन में बताएं। आप देख रहे हैं प्यारा हिसार, मैं आपका अपना संदीप फरांसी। जय हिसार, जय हरियाणा।